ये पढ़ चुके थे इस लास्ट टॉपिक में, इसके पहले वाले में, और इसके पहले फिर हम पढ़े थे कि कैसे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव काम करता है। पूछिए, पढ़ लीजिए, फिर 3 दिन लगातार छुट्टी होगी। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो है प्रेसिडेंट। बताया भी थे आपको कि हमारे देश में नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव है। तो प्राइम मिनिस्टर जी को कहा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव, और सेरेमोनियल या फिर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट साहब को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट साहब भी एग्जीक्यूटिव हैं या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं तो उनके पावर और फंक्शंस क्या होंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट साहब के पावर का जिक्र है, उनके प्रेसिडेंट साहब या साहिबा के पावर का जिक्र है या उनके फंक्शंस का जिक्र है आर्टिकल नंबर 74A या 74(1) में। There shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice। यहां पर क्लियर कट लिखा गया है 74A में या 74 पहले में फर्स्ट में कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करेंगे और प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? उनके एडवाइस के अनुसार काम करेंगे। किनके अनुसार किएगा? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। कभी हो सकता है कि प्राइम प्रेसिडेंट साहब दोबारा उस प्रस्ताव को भेज दे कि दोबारा आप कंसीडर कीजिए, दोबारा इस पर सोचिए, लेकिन दोबारा उसी रूप में अगर वापस उनको मिल जाता है तो उनको उस पर अमल लाना पड़ता है, मतलब उसको अमल में ला देते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री नहीं है, उनको भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के अनुसार चलना पड़ता है। यहां पर लिखा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शैल का मतलब क्या होता है। यहां शैल क्यों लिखा गया है? इट इंडिकेट्स दैट द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये कहता है कि जो भी एडवाइस होगा ना वो बाइंडिंग होगा नेचर का। मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट साहब उससे बच नहीं सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस कुछ किया जाएगा या करेंगे तो वो उस एडवाइस को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ही शैल go on with that advice, उनको उस एडवाइस के अनुसार काम करना पड़ेगा, उनको उस अनुसार काम करना पड़ेगा क्योंकि वो बाइंडिंग है उनके ऊपर में। ठीक है। In view of the controversy about the scope of president's power, a specific mention was made in the constitution by an amendment that the advice of the council of minister will be binding on the president। तो क्लियर कट है कि प्रेसिडेंट साहब के पावर में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। By another amendment made later, it was decided that the president can ask the council of ministers to reconsider its advice। देखिए, पहले क्या था, प्रेसिडेंट साहब को जो भी एडवाइस किया जाएगा ना उनको मानना ही मानना था, लेकिन अभी एक अमेंडमेंट किया गया बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशन में और कहा गया कि प्रेसिडेंट साहब एक बार किसी एडवाइस को वापस भेज सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए, लेकिन अगर दोबारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसी एडवाइस को दोबारा भेज देंगे तो इस बार उनको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर भी लिख रहा है has to accept the reconsidered advice of the council of ministers। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट साहब को उनको मानना पड़ता है। हाँ, इसमें एक अमेंडमेंट क्या किया गया है कि अगर मान लीजिए उनको एडवाइस अच्छा नहीं लगा, उनको पसंद नहीं आया, तो एक बार बोलेंगे इसको आप थोड़ा बदल के देखिए, चेंज करके देखिए, और दोबारा चेंज करके जब भेजा जाएगा तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही है। ठीक है। एक बार अगर कोई एडवाइस किसी ने किया, प्रेसिडेंट साहब को, प्राइम मिनिस्टर ने किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने किया, उसको उनको मान लेना चाहिए। ठीक है, जनरली मान लेते हैं वो, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगता है कि उस एडवाइस में कुछ कमियां रह गई हो या उस एडवाइस में कुछ चेंजेस आने चाहिए, तो उसके लिए फिर से क्या बोलेंगे? बोलेंगे पुनर्विचार कीजिए। रिकंसिडर का मतलब होता है इस पर पुनर्विचार कीजिए, एक बार फिर से सोच के भेजिए मेरे पास। तो प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा उस पर सोचते हैं, दोबारा कुछ पॉइंट्स जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं और फिर दोबारा उस प्रपोजल को या उस एडवाइस को भेजेंगे, तो प्रेसिडेंट साहब इस बार उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यही लिख रहा है। आपने अभी देखा था कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो फॉर्मल हेड होते हैं गवर्नमेंट के। बताया भी थे कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब होते हैं। लेकिन यहां पर लिख रहा है कि हम देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्मल मतलब औपचारिक तरीके से, एक्चुअली वो हेड ऑफ द स्टेट ही होते हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पर सारा काम होता है, इसीलिए कहते हैं कि उनको फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है।
फॉर्मल मतलब औपचारिक तरीके से। इन दिस फॉर्मल सेंस द प्रेसिडेंट हैज वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर्स। अब प्रेसिडेंट ना के पास में बहुत सारे पावर्स होते हैं, लेकिन उस पावर को वो अपने मर्जी से एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं बंधे होते हैं किसके एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से। लेकिन फिर भी उनके पावर तो होते ही हैं। कुछ केसेज में उनके पास में विवेकाधिकार शक्तियां होती हैं। किनके पास? प्रेसिडेंट के पास में। इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वो पढ़ेंगे आगे कुछ केसेज में। लेकिन आमतौर पर जितने भी आप डिसीजन यहां देख रहे हैं उसमें वो खुद निर्णय जो लेते हैं उस निर्णय के पीछे शक्ति किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस होता है। ठीक है, अब एक एक करके इस पावर को समझेंगे। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम दीज पावर्स आर इन द रियलिटी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बता दिया आपको कि जितने भी पावर आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 4-5 तरह का पावर दिखागा आपको, बता देते हैं आपको। प्रेसिडेंट साहब कितने तरह के पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको हम दिखाते चले जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और इमरजेंसी पावर, है ना। अभी देखिएगा इमरजेंसी पावर मतलब जब किसी राज्य में इमरजेंसी लगानी होगी या नेशनल इमरजेंसी भी लगानी होगी तो प्रेसिडेंट ही साहब लगाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। राज्य में इमरजेंसी लगता है ना, प्रेसिडेंट रूल जिसको बोलते हैं। जुडिशियल फंक्शन में क्या हो गया? किसी को माफी देना। जैसे आपने सुना होगा किसी की मौत की सजा मिलती है और प्रेसिडेंट के सामने क्या लगाता है? वो गुहार लगाता है, तो प्रेसिडेंट साहब उसकी सजा को माफीनामा दे देते हैं, मतलब माफ कर देते हैं। मौत की सजा माफ हो जाती है, या कभी कभी मौत फांसी की सजा बदल जाती है उम्र कैद में। क्या होता है? हाँ होता है, फांसी कभी कभी रद्द भी हो जाता है। फांसी रद्द हो गया आपको, तो वो कब होता है? आपको लगता है कि वो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। उसी रंग से एग्जीक्यूटिव फंक्शन पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव फंक्शन पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है? कोई बताएगा? प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव फंक्शन ये संसद से जुड़ा हुआ काम है। पावर प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होते हैं? ये संसद से जुड़े होते हैं ना। आपने पढ़ा होगा ना कि संसद में लोकसभा पास किया किसी बिल को, फिर राज्यसभा पास किया और तब जाएगा किसके पास में? वो प्रेसिडेंट साहब के पास में जाएगा। प्रेसिडेंट साहब उस पर अपना सिग्नेचर करेंगे, वही लेजिस्लेटिव फंक्शन है। यही नहीं, और सुनिए, कभी कभी संसद का सदन नहीं होता है और उस वक्त सरकार को अचानक से किसी कानून की जरूरत पड़ जाती है, तो प्रेसिडेंट साहब ही लेकर आते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश कहते हैं उसको। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक टेम्पररी लॉ होता है जो फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए लाया जाता है, वो प्रेसिडेंट साहब लेकर आते हैं। ये सारे लेजिस्लेटिव फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है प्रेसिडेंट साहब का, या प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है किसी बड़े बड़े अधिकारी को अपॉइंट करना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट यही करते हैं। अलग अलग देशों में जो एम्बेसडर जाते हैं ना, या कमिश्नर्स कहते हैं इसको आप, उनको अपॉइंट यही करते हैं। राजदूत जिसको बोलते हैं आप, तो उनको अपॉइंट यही करके भेजते हैं। मोटरसाइकिल नहीं है, वो अलग है। ठीक है, राजदूत, समझ गए? तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल फंक्शन, इमरजेंसी फंक्शन, समझ गए? ये 4 तरह का फंक्शन है। लेकिन यह फंक्शन प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। उनकी मर्जी के पीछे एक और व्यक्ति या एक और संस्था की मर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर है? ये कब होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम दीज पावर्स आर इन रियलिटी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। साफ साफ लिख दिया गया कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट इतना सारा पावर यूज करते हैं, लेकिन इस पावर के पीछे किसकी शक्ति होती है या कौन एडवाइस करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, क्लियर है? The Prime Minister and the Council of Ministers have support of the majority in the Lok Sabha and they are the real executive. लिख भी दिए। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर क्या होते हैं? ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, और नॉमिनल कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब होते हैं या प्रेसिडेंट साहिबा होती हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अधिकतम केसेस में क्या होता है? प्रेसिडेंट साहिबा या साहब को किसका मानना पड़ता है? किसके एडवाइस को? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक है, समझ गए? यहां तक कोई समस्या नहीं है? तो अभी आपको हम समझा रहे हैं क्या? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और आपको हम बताया कि 4 तरह का पावर है। एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है?
मेनली अपॉइंटमेंट पावर होता है इनके पास में, बड़े बड़े अधिकारियों को अपॉइंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को अपॉइंट करती है, यूपीएससी का चेयरमैन, ठीक है, ये अपॉइंट उन्हीं से होते हैं, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पढ़े भी थे हम लोग, उनको अपॉइंट करते हैं, राजदूत, एम्बेसडर्स, ठीक है, इन सबको अपॉइंट यही करते हैं। क्लियर है? तो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट जो होते हैं ना वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आते हैं। लेजिस्लेटिव बता दिए, बिल पास करना, या कभी कभी ये भी होता है कि पहली बार जब सरकार बनती है ना तो पहला सदन का अधिवेशन जो होता है ना उसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट साहब करते हैं, खड़े होकर बोलते हैं, ठीक है, अध्यक्षता ही करते हैं। समझ रहे बात को? तो ये सब लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया। फिर हो गया जुडिशियल फंक्शन, सजा को माफ करना, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और सजा को माफ कर दिया, ये हो गया जुडिशियल फंक्शन। और फिर लास्ट में इमरजेंसी बताई दिए, 3 तरह का इमरजेंसी है कंट्री में, कौन कौन सा? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट साहब के हाथ में। लेकिन फिर आपको बताएंगे प्रेसिडेंट साहब इन पावर को एक्सरसाइज करने में बिल्कुल फ्री नहीं है, उनको एडवाइस मानना पड़ेगा, यानी जो पीछे से पर्दे से बोला जाएगा एडवाइस के रूप में वो करेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल यहाँ फ्री नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में बिल्कुल वो फ्री है, जो हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, उस केसेज में जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी खैर, अभी तक समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को फॉलो करना पड़ता है। अब यहां पर क्या है, नेहरू जी, we did not give up any real power but we have made this position, हमने प्रेसिडेंट को रियल पावर शायद नहीं दिया है, but we have made this position one of the authority and dignity. The constitution wants to create neither a real executive nor the mere figurehead, but a head that neither resigns nor or governs. It wants to create a great figurehead. तो ये हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, मतलब उन्हीं के नाम पर सारा काम होता है। अगर वो नहीं होंगे तो उनके नाम पर काम ही नहीं होगा, तो उनका नाम लेके सारा काम होता है, उनके मुहर लेकर, उनका सिग्नेचर को लेकर काम होता है, ठीक है, यानी वो फिगर हेड है, उन्हीं के नाम से सारा काम होता है, तो उनके नाम की चलती है ना, समझ लीजिएगा इस देश में, इसलिए उसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं उनको। अभी आपको हम क्या बताए थे, जितना पावर बताए थे वो सब किसके एडवाइस पर करते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर। लेकिन कुछ पावर प्रेसिडेंट साहब को खुद का मिला हुआ है, जो अपने बुद्धि के अनुसार यानी अपने विवेक का इस्तेमाल करके करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ लीजिएगा, अभी बताया था ना, इसके बाद आएगा। तो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है जनरली प्रेसिडेंट साहब अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन करने में, लेजिस्लेटिव फंक्शन करने में, जुडिशियल फंक्शन करने में या इमरजेंसी फंक्शंस को परफॉर्म करने में क्या लेते हैं? एडवाइस लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का या फिर प्राइम मिनिस्टर का साथ में। लेकिन एक ऐसा फंक्शन है जिसको करने में उनको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, वो फंक्शन या पावर कहलाता है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट जी की विवेकाधिकार शक्तियां, जो अपने विवेक के अनुसार ले सकते हैं, बुद्धि के अनुसार, वो फ्री है, उनको कोई एडवाइस नहीं करेगा। अब ये कौन सी पावर है देखते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, हमने क्या पाया कि प्रेसिडेंट साहब के पास में डिस्क्रिशनरी पावर तो लगता है ही नहीं किसी भी सर्कमस्टांसेस में, वो हमेशा एडवाइस मानने के लिए बाध्य हैं, वो हमेशा एडवाइस मानेंगे किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। लेकिन ये गलत है, इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट साहब को भी क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पर, ठीक है, एडवाइस करते हैं किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी, और प्राइम मिनिस्टर को उनके इंफॉर्मेशन को सुनना पड़ता है और प्रेसिडेंट साहब को सुनना पड़ता है। The president often writes to the prime minister and express his views on the matter of confronting the country. यहां तक कि प्रेसिडेंट साहब भी कभी कभी चिट्ठी लिखते हैं और बताते हैं किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और उनको सुनना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सुनाते हैं और वो प्रेसिडेंट सुनते हैं। प्रेसिडेंट साहब को भी बोलना है और प्रेसिडेंट साहब की बात भी प्राइम मिनिस्टर साहब और काउंसिल मिनिस्टर्स भी सुनते हैं और समझते हैं। तो दो तरफा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आ रहे हैं कहां पे? वो बुक का नाम है, उनका वॉल्यूम था अलग अलग, ठीक है। ये लड़का ये कह रहा है क्या कि प्रेसिडेंट क्या है, सिर्फ फिगर है, क्या रियल क्वेश्चन पूछ सकते हैं? डिड द राइट टेक्स्ट बुक राइटर गिव मी पावर टू आस्क क्वेश्चंस? बिल्कुल आपको मौका मिला है, आप तो पूछते हैं सवाल बीच बीच में। तो मेयर आप रीडर थोड़ा ही है, आप क्या है? आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप सवाल ही पूछते हैं, जवाब भी मिलता है आपको। सुनिए, बिसाइड्स दिस
there are at least 3 situations where the president can exercise the powers using his or her own discretion. 3 ऐसे मामले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको. 3 ऐसे मामले हैं जहां प्रेसिडेंट साहब या साहिबा अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी के एडवाइस के. मतलब काउंसिल ऑफ एडवाइस मिनिस्टर्स के एडवाइस के बिना भी 3 जगह वो अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं. अब वो 3 जगह कौन कौन से हैं, वो 3 एरियाज कौन कौन से हैं, वो 3 जगह कौन कौन से हैं, लेट अस डिस्कस. इन द फर्स्ट प्लेस, समझिए, अभी हम कर दे रहे इसको इंडिकेट. पहला प्लेस देखो, इन द फर्स्ट प्लेस, चलिए, इन द फर्स्ट प्लेस वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक the advice given by the council of ministers and ask the council to reconsider the decision. जब भी उनके पास एक बार एडवाइस आता है वो उसको एक बार लौटा सकते हैं और बोल सकते हैं कि इस पर पुनर्विचार कीजिए, मतलब दोबारा इस पर सोचिए, कुछ चेंजेस लाना है, मुझे लगता नहीं है कि सही है. तो कम से कम एक बार एडवाइस को लौटा तो सकते हैं. ऐसा नहीं कि जो भेजा एडवाइस वो एक्सेप्ट करेंगे करेंगे, एक बार कम से कम लौटा सकते हैं. ये इनके बुद्धि के ऊपर है, उसमें उनको कोई बात नहीं कर सकता. आप एक बार लौटा सकते हैं. तो जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने किया, प्रेसिडेंट साहब के पास आया और प्रेसिडेंट साहब एक बार उसको वापस लौटा दिया. ठीक है, ये उनके बुद्धि पर है, उनके विवेक पर है. तो पहला हो गया. दूसरा, इसी में लिख रहा है, इन डूइंग दिस द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन. ऐसा करने में प्रेसिडेंट साहब को अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है. व्हेन द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट द एडवाइस हैज सर्टेन फ्लॉज और लीगल लैक्यूने और दैट इज नॉट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर द डिसीजन. अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है अपने बुद्धि के हिसाब से, विवेक के हिसाब से, कि जो एडवाइस दिया जा रहा है उसमें कुछ फ्लॉज है, उसमें कुछ कमियां हैं, या कुछ उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट में बातें नहीं है, तो वो वापस वो एक बार लौटा देंगे और बोलेंगे क्या कि इसमें आप क्या कीजिए, सुधार कीजिए और तब मुझे दीजिए, आई विल एक्सेप्ट. तो एक बार तो लौटा ही सकता है, ये उसके विवेक के ऊपर है. तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से देखेगा, यहां कोई एडवाइस की बात ही नहीं है. पहला हो गया. ऑल्दो the council can still send back the same advice and the president would then be bound by that advice. लेकिन कभी कभी होता है, प्रेसिडेंट साहब जब भेजते हैं ना पुनर्विचार के लिए, तो कभी कभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब काउंसिल मिनिस्टर्स वापस भेज देता है उसको, बोलता नहीं इसमें कोई पुनर्विचार की जरूरत नहीं है. तब प्रेसिडेंट साहब बाध्य हो जाएंगे, दूसरी बार उनको साइन करना पड़ जाएगा. ठीक है, लेकिन पहली बार वो भेज सकते हैं, इंडिपेंडेंट है वो, अपने बुद्धि का प्रयोग करके. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया? ठीक है, इसको थोड़ा समझिए. दूसरा क्या है, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं. दूसरा, सेकेंडली, इसको देखिएगा. पहला समझ गए, पहला क्या है कि प्रेसिडेंट साहब किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को एक बार वापस भेज सकते हैं. ठीक है, पुनर्विचार के लिए. मतलब उसमें उनको लग रहा है अपने बुद्धि के हिसाब से या विवेक के हिसाब से कुछ कमियां हैं, इसमें सुधार होना चाहिए, ये एडवाइस सही नहीं है, तो उसको एक बार लौटा सकते हैं. लेकिन अगर वो एडवाइस सब मतलब सुधार के आ गया तब तो ठीक है, साइन कर देंगे, एडवाइस मान लेंगे. लेकिन नहीं सुधरे हुए भी आएगा तो उनको दोबारा उसको मान लेना. लेकिन कम से कम एक बार तो अपना बुद्धि का प्रयोग करेंगे, विवेक का प्रयोग करेंगे, लौटा देंगे. ठीक है, और जनरली सुधारा जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब लौटाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब जरूर उस पर गौर करते हैं. क्यों मतलब? और एक बार मतलब कि देखिए गलती हो सकती है ना, गलती हर इंसान से हो सकती है. तो प्राइम मिनिस्टर साहब, काउंसिल मिनिस्टर साहब भी कुछ गलतियां कर सकते हैं या कुछ छूट जा सकता है, तो उसको वापस रिकंसीडर किया जा सकता है. समझ गया इसको? क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं है. दूसरा देखिए, यहां देखिए, बहुत समझ के देखिएगा. यहां देखिए, आया. सेकेंडली देखिए, दूसरा वाला, जहां पर प्रेसिडेंट साहब अपने डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करेंगे, मतलब अपने विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करेंगे. तो दूसरा क्या है? सेकेंडली, द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज वीटो पावर बाय विच ही कैन विथहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव असेंट टू बिल्स अदर देन मनी बिल. मनी बिल के अलावा उनके पास जो बिल आता है साइन करने के लिए ना, उनको वीटो पावर मिला हुआ है. वीटो पावर में क्या है, पार्लियामेंट अगर पास भी कर देगा ना तब भी उसको रोक सकते हैं वो. मतलब उस पर साइन करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दिया गया, ये आज ही करके दे देना आपको साइन. आपको क्या बताया था, लोकसभा राज्यसभा उसको पास करता है, उसके बाद कौन साइन करता है? तो प्रेसिडेंट साहब के पास वीटो पावर है, वो किसी बिल को, मनी बिल के अलावा किसी बिल को
रोक के रख सकते हैं, विथहोल्ड करके रख सकते हैं, ऐसे उठाएंगे पॉकेट में डाल देंगे, ठीक है, रोक लिए। ये प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वीटो पावर, डिस्क्रिशनरी पावर में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। किसको देना चाहे वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के, इंस्टीट्यूशंस की। वो आप पढ़िएगा जब यूनाइटेड नेशन ना, तो उसमें आ जाएगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर इंडिया को दिया जाएगा। कब? जब वो परमानेंट मेंबर बन जाएगा। वहां पढ़ाएंगे आपको, 12th क्लास में है सिलेबस पर, चिंता नहीं करनी है, पूरा चैप्टर ही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके पूरा चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस का। इसको थोड़ा समझिए पहले बालक लोग, इसको देखिए। The president also has veto power by which he can withhold or refuse to give assent to bills other than money bill passed by the parliament. ठीक है? Every bill passed by the parliament goes to the president, देख लो, for his assent, signature के लिए, before it comes a law. तो लॉ बनने के पहले वो रहता है बिल, और प्रेसिडेंट जब साइन करके बन जाता है वो लॉ। तो लॉ बनने या एक्ट बनने के पहले साइन चाहिए किसका? प्रेसिडेंट साहब का। लेकिन प्रेसिडेंट साहब किसी बिल को अटका के रख सकते हैं, ठीक है, वो कहलाता है वीटो पावर प्रेसिडेंट साहब का। द प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट आस्किंग इट टू कंसीडर। प्रेसिडेंट साहब उस बिल को एक बार वापस लोकसभा को या राज्यसभा को भेज देंगे कि दोबारा भेजिए इसको सुधार के। लेकिन फिर वहां नियम ये लागू हो जाता है कि दोबारा अगर भेजा जाएगा सुधार के लिए तो दोबारा प्रेसिडेंट को उस पर साइन, इज बाउंड टू साइन। लेकिन यहां पर है, प्रेसिडेंट को एक और डिटेल में थोड़ा समझा दे रहे हैं। प्रेसिडेंट को एक वीटो पावर मिला गया है जिसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में समझिए, पहली बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट साइन करेगा, बिल पर साइन करेगा तभी वो लॉ बनेगा। लेकिन कब करेगा, कितने दिन पर करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। तो अगर बिल आ जाता है, प्रेसिडेंट साहब का मन नहीं कर रहा है कि आज हम साइन नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, परसों भी नहीं करेंगे, उसके बाद भी नहीं करेंगे, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। लेकिन नहीं, उस पर कुछ नहीं है, कितने दिन में साइन करेंगे कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड, देखिए प्रेसिडेंट साहब या होते हैं ना, तो वो कर देते हैं, क्योंकि जुड़े होते हैं रूलिंग पार्टी से, वो उन्हीं कैंडिडेट होते हैं ना, तो कर देते हैं। तब कैसे करेंगे? तब फिर अगला चुनाव होगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन सेंड बिल, ठीक है। अब यहां लिख दिया, देखिए यहां पर ध्यान से, जो अभी बात बताया वहां लिखा हुआ है, वी सॉ दैट देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन द प्रेसिडेंट फॉर गिविंग हिज असेंट टू बिल। किसी बिल पर साइन करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आज करेंगे या कल करेंगे या परसों करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं, ठीक है। वो एक और वीटो है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब अगर वो डाल दिया अपने पॉकेट में, तो वो बिल पर कोई उनको बाध्य नहीं कर सकता, आपको साइन करना ही पड़ेगा, इसको लॉ बनाना पड़ेगा। तो ये सब डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से यूज करते हैं। यहां प्रेसिडेंट को कोई बाध्य फोर्स नहीं कर सकता है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? किसका एज? 35 साल, बिल्कुल 35 साल कंप्लीट कीजिए, चुनाव लड़िए, बन जाइए। समझ गया इसको? आप समझिए, ये ऑलरेडी हो चुका है हमारे देश में। ये घटना घट चुकी है कि प्रेसिडेंट साहब ने एक बिल को बिल्कुल कहते हैं पॉकेट में डाल लिया, और उस बिल पर आज तक सिग्नेचर नहीं हुआ। प्रेसिडेंट साहब बदल भी गए, वो बिल ऐसे ही कैसे ही रह गया। लिखा हुआ है, देखिए, नहीं तो उसमें पॉकेट में डालिए अपने। यहां पर है इन 1986, ध्यान से देखिएगा, 86 में द पार्लियामेंट पास्ड है बिल नोन एज इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। दिस बिल वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी फॉर इट्स आउट टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इस बिल में, सुनिए, इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान डाले गए थे, कैसे कुछ कह सकते हैं स्टेप्स थे, जिसके कारण क्या किया गया, इसकी वाइडली क्रिटिसिज्म किया गया, इसकी आलोचना हुई जम के। और इसी कारण जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने कोई इस पर बिल पर कुछ सिग्नेचर ही नहीं किया, उसको पॉकेट में डाल लिया अपने। आफ्टर दिस सिस्टम वाज ओवर, नेक्स्ट प्रेसिडेंट वेंकटरमन सेंट द बिल फाइनली बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। बाय दैट टाइम द गवर्नमेंट दैट ब्रॉट द बिल बिफोर द पार्लियामेंट हैड चेंज्ड, अ न्यू गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड इन 1989। तो जिस गवर्नमेंट ने बिल को लाया था वो गवर्नमेंट ही गायब हो गया, मतलब बिल ही गायब हो गया। समझ लीजिए,
तो प्रेसिडेंट साहब के पास में डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी बिल को वो रोक के रख सकते हैं जितने मर्जी उतने समय तक, सही है, उसको कहते हैं वीटो पावर। तो ये था आपका कौन सा दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर, किसका? प्रेसिडेंट साहब का, ये साहिबा का, ठीक है, समझ गया इसको? दिस गवर्नमेंट बिलोंग टू ए डिफरेंट कोलिशन एंड डिड नॉट ब्रिंग बिल, तो बिल ही गायब हो गया क्योंकि बिल दोबारा आ नहीं पाया। 10 जैल सिंह डिसीजन टू पोस्टपोन गिविंग असेंट टू द बिल इफेक्टिवली मीन दैट द बिल कुड नेवर बैक बिकम ए लॉ। लॉ को वहीं पर सिग्नेचर ही नहीं किए तो वो लॉ कभी बनेगा ही नहीं, मतलब सॉरी बिल को, तो बिल जो रह गया वो बिल ही रह गया, लॉ बना ही नहीं, समझ गए इसको? चलिए अब इसको देखिएगा, दिस वीटो पावर, ये देखिएगा वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया, वीटो पावर। दिस वीटो पावर इज लिमिटेड बिकॉज इफ द पार्लियामेंट पासेस द सेम बिल अगेन एंड सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट देन द प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट टू दैट बिल। लेकिन कभी कभी होता है, देखिए प्रेसिडेंट साहब चुपचाप रख दें इस बिल को, कोई साइन नहीं करे, कोई बात नहीं है, कोई लिमिट नहीं दिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट साहब अगर उसको लौटा देंगे ना और दोबारा आएगा तो साइन करना पड़ जाएगा उनको। इसीलिए अगर वो साइन नहीं कर रहे हैं तो कोई उनको बात नहीं कर सकता है, लेकिन अगर एक बार लौटा दिए तो वापस जब आएगा तो उनको साइन करना पड़ेगा, यही चीज है। लेकिन फिर यहां लिख रहा है कि यहां पर कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कि बिल को कितना देर में आपको लौटाना है रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, ये भी बात है। दिस मींस दैट द प्रेसिडेंट कैन कीप द बिल पेंडिंग विथ हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो प्रेसिडेंट साहब चाहे तो किसी बिल को सस्पेंड करके लटका के रख सकते हैं, वो चाहेंगे। तो आपको क्या बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट को कोई टाइम लिमिट नहीं है, रिटर्न करेंगे तब तो साइन करना पड़ेगा, लेकिन रिकंसीडर करने के लिए भी टाइम लिमिट नहीं है। सुनिए, आपके पास आ गया कितना, आप साइन कब करेंगे, प्रेसिडेंट है आप साइन कब करेंगे, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, 2 दिन 5 दिन 1 साल 2 साल जो भी है, पहला। दूसरा, आपके पास बिल आ गया, आपको इसको लौटाना है, वापस भेजना है, उसके लिए भी टाइम लिमिट नहीं है, आप रिकंसीडर कीजिएगा उसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, वो आपकी मर्जी पर है, प्रेसिडेंट साहब की मर्जी पर है, डिस्क्रिशनरी है। यह हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, दिस इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द पॉकेट वीटो। यहां देखिए, आप बताया था ना एक खास तरह का वीटो होता है, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो उसको प्रेसिडेंट साहब जिसको अटका के रखते हैं, जिस वीटो पावर का प्रयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो, मतलब पॉकेट में डाल लिए, अब वो वही रह जाएगा, वो अलग चीज है, गिर जाए तो बिल्कुल साइन करेंगे। हम बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, हम ये थोड़ी बोल रहे कि वो करते हैं, हम बोल रहे हैं कि उनकी शक्तियां दर्शा रहा है कि वो चाहे तो रोक सकते हैं, जो उनके पावर में, वो करते नहीं है ऐसा, वो हर बिल को साइन कर देते हैं, हर बिल को एक्ट बना देते हैं, लेकिन उनके पास में है ऐसी शक्ति कि वो चाहे तो रोक सकते हैं, और ऐसा हुआ भी एक बार। अभी बताया ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक बिल था 1986 में, उसको पास किया गया पार्लियामेंट के थ्रू, और ज्ञानी जैल सिंह जी उसको रोक के रख दिए। ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट साहब थे, जैल से जंग से। सुनिए, हो गया, 2 हो गया, तो अभी तक हम पढ़े पहला और दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर किसका, प्रेसिडेंट का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा। हाँ बोलो। सेम बिल अगर पेंडिंग में रहेगा तो जब तक वापस नहीं लौटाया जाएगा वो बिल वापस नहीं आ सकता है, वो बिल जब तक वापस नहीं आएगा वापस नहीं जाएगा, नया बिल नहीं आएगा। उस केस में नया बिल जनरेट करना पड़ेगा, मतलब नए तरीके का, वही चीज नहीं कर सकते, कॉपी बना के नहीं कर सकते हैं। देखिए तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तीसरा डिस्क्रिशनरी पावर। ये पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे होता है ना, वैसे वैसे पावर प्रेसिडेंट साहब यूज करते हैं। इसमें क्या है, थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन अराइजेस मोर आउट ऑफ द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। ध्यान से देखिएगा, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर में। नॉर्मली नियम क्या है, सुनो, नॉर्मली नियम क्या है, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम a leader who has the support of majority in the Lok Sabha would be appointed as prime minister and question of discretion will not arise। तो एक सीधा नियम है, जिस पार्टी को संसद में बहुमत मिल गई वो पार्टी सरकार बना लेगी और उस पार्टी के लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुन लिया जाएगा, अपॉइंट कर लिया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन
कि कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत ही नहीं मिले तो बिल्कुल हो सकता है। जब भी कोलिशन गवर्नमेंट बना हमारे कंट्री में, एनडीए का या यूपीए का, अभी ना बीजेपी को मिला मेजोरिटी, इसके पहले तो क्या था, कांग्रेस का यूपीए सरकार था, कांग्रेस की मेजोरिटी में थी, कोलिशन गवर्नमेंट था। तो कोलिशन गवर्नमेंट वाले केस में सुनिएगा, तो कोलिशन गवर्नमेंट बाद में बन रहा है, पहले इलेक्शन सब इंडिपेंडेंटली लड़े पॉलिटिकल पार्टीज, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत आया ही नहीं, किसी को नहीं आया। अब क्या होता है उस केस में, बट इमेजिन अ सिचुएशन where after an election no leader has a clear majority in the Lok Sabha, किसी को मेजोरिटी मिला ही नहीं, तब क्या होगा, यहां पर वो क्या करेंगे, अलायंस करेंगे, ठीक है, और तब मेजोरिटी प्रूफ करेंगे। अब यहां पर प्रेसिडेंट के हाथ में है, प्रेसिडेंट के विवेकाधिकार पर है कि किस व्यक्ति को या किस पॉलिटिकल पार्टी को, सुनो पहले बात, किस पॉलिटिकल पार्टी को कॉल करेगा वो, समझ लो। मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी को 200 आया, किसी को आया 220, हो गया, और किसी को आया मान लो 100, तो 200 के बदले 220 वाले को जनरली कॉल करना चाहिए, नियम है ना कि भाई अधिक वाले को आप कॉल कीजिएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के मूड पर है, वो 220 वाले को नहीं बल्कि 200 वाले को ही कॉल कर लेगा, मूड पर नहीं है, वो प्रेसिडेंट के विवेकाधिकार पर। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि 200 जिस पार्टी का 200 सीट है ना पार्लियामेंट के अंदर, वो अपना मेजोरिटी कर लेगा अलायंस से जोड़कर, उस पर भरोसा है तो उसी को बुला लेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो नियम आ गया, मत समझिएगा कि 220 जिसके पास है उसको बुलाएगा, ये 200 वाले को ही बुला सकता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है, क्योंकि किसी के पास नहीं है मेजोरिटी, तो 220 वाले को नहीं बुला के 200 वाले को बुलाएगा और बोलेगा कि आप 300 350 का आंकड़ा आप किसी ढंग से आप आपस में मिल बैठ के अलायंस बना लीजिए, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के विवेकाधिकार शक्ति पर है, वो किसको प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है या किस पॉलिटिकल पार्टी को बुलाता है कि आइए अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। प्रेसिडेंट हैज टू डिसाइड whom appoint as the prime minister, साफ साफ लिख दिया है, देखिए यहां पर, in such a situation the president has to use his own discretion in judging who really may have the support of majority or who can actually form and run the government। अबे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, अभी जैसे बताए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर मान लो टोटल 220 मिला और किसी को 200 ही मिला या 180 मिला, तो जरूरी नहीं है कि 220 वाले को बुलाएगा। मेजॉरिटी के लिए अगर 300 से ऊपर होना चाहिए और किसी को 300 आया ही नहीं, किसी को 220 आया, किसी को 180 आया, तो 180 वाले को बुला सकता है, वो उसके ऊपर है। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि 180 वाला बाकी से भाईचारा मिला के, मतलब अलायंस मिला के सरकार बना लेगा या कोलिशन बना लेगा, तो उसी को बुलाएगा। इसमें 220 वाला कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर सकता कि भाई हम 220 लाए, 220 ही लाए ना, ज्यादा थोड़ी लाए आप। हाँ बोलिए। बिल्कुल होगा। अब आपस में वही तो बोल रहे हैं कि आपस में बैठ के बोलेंगे कौन बनेगा, हाँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी है। अब यहां देखिए 3 सिचुएशन बताया अभी आपको, इसको समझिए। 89 से 1989 से जो मेजर पॉलिटिकल चेंजेस देखे गए हैं वो बढ़ गया है। प्रेसिडेंट का ऑफिस बढ़ गया है, 4 चुनाव हुए हैं। यहां देखिएगा 1989 से 98 तक, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको पलट दीजिए। 1989 हो गया, छोटा हो गया ना, ठीक है, अब बड़ा ही हो गया। चिरा की तरह रगड़ते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है, जिन हो गया। देखिए 1989 इसी को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 1998, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको ऐसे। तो ऐसे इसके बीच में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी आया ही नहीं। तो इस दौरान जो गवर्नमेंट बना था ना वो सब कोलिशन गवर्नमेंट था, और कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब किसकी शक्ति बढ़ गई, प्रेसिडेंट साहब की, क्योंकि किसी को बुलाएंगे अपनी मर्जी से, यहां पर डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेंगे। तो आप देख चुके हैं, ऐसे तो एक्सिक्यूटिव पावर हो चाहे लेजिस्लेटिव पावर हो या इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन यहां पर 3 जगह उसको इंडिपेंडेंस दिया गया है, जहां पर प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहिबा अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकते हैं, अपने विवेक के अनुसार काम कर सकते हैं। तो तीनों एक सेट आपको बता दिए। देखिए यहां पर बता दिया, यहां पर एग्जाम्पल है, देखिए 1977 के बाद, बहुत समझिएगा ध्यान से,
1977 के बाद में पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया बिकेम मोर कॉम्पिटिटिव पहले के मुकाबले, क्योंकि किसी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिला लोकसभा में। तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, दो पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन सिक्योर्ड मेजोरिटी इन द इलेक्शंस हेल्ड इन द मार्च 1998। तो बीजेपी एंड इट्स अलायंस सिक्योर्ड 251 सीट्स, 21 शॉर्ट ऑफ द मेजोरिटी। तो 251 ही आया था किसको, बीजेपी को और उसके अलायंस को। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, जो के आर नारायण जी साहब थे उन्होंने क्या किया, he asked the leader of the alliance अटल बिहारी वाजपेयी to furnish document in support of claim। तो 251 ही आया था, मेजोरिटी के लिए कितना और चाहिए था, 21 सीट और चाहिए था। तो 251 ही आया, लेकिन फिर भी इसी पार्टी को बुला लिया गया और सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त बीजेपी थी इस कोलिशन में, तो उनको बुला के कहा गया कि भाई आप सरकार बनाने, भले हालांकि मेजोरिटी नहीं था उस वक्त, ठीक है, क्योंकि इनको लगा ना कि 21 सीट का जुगाड़ ये कहीं से कर लेंगे, बाद में प्रूफ कर लेंगे मेजोरिटी, कहीं से बातचीत करके दोस्ती यारी करके मंगवा लेंगे, बोले भाई जुड़ जाओ मेरे साथ, हाँ वो जैसे भी हो, समझ रहे हैं। तो नॉट स्टॉपिंग एट दिस, द प्रेसिडेंट आल्सो एडवाइज वाजपेयी टू सिक्योर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन 10 days ऑफ बीइंग श्योर। और ये भी कहा है कि पहले ठीक है आपको हम बना रहे हैं, आप मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर 10 दिन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाइए, अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं होगा तो सरकार आपकी गिर जाएगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन हम पढ़ाएंगे डिटेल में जब पढ़ाएंगे लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है पार्लियामेंट के हाथ में, सरकार को चाहेगा तो गिरा देगा 1 मिनट के अंदर, समझ गए इसको। तो अभी तक हम क्या पढ़े, क्या पढ़े अभी तक पढ़े हम, क्या पढ़े, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में हम पढ़े कि किस किस जगह पर वो फ्री नहीं है और किस किस जगह पर वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं। तो हम 2 कैटेगरी में पढ़े उसको, सुनो। पहला पढ़े कि कहां प्रेसिडेंट साहब अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और जुडिशियल और इमरजेंसी। लेकिन उसके अलावा 3 तरह से हम डिस्क्रिशनरी पावर पढ़े या 3 प्रकार के डिस्क्रिशनरी पढ़े जहां पर प्रेसिडेंट साहब अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दिस सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन आ जाए जब किसी को मेजोरिटी नहीं होगा तो ये प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, यहां पर। और यहां यह भी होता है कि अगर सरकार अपना मेजोरिटी सिद्ध नहीं कर पाएगी, मान लो 251 के 251 ही रह गया, कोई उनको साथ में आके जुड़ा ही नहीं, तो वो हो जाती है माइनॉरिटी में, उस केस में लोकसभा भंग, डिसॉल्व कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब। इनकी सवाल सुनिए क्या बोल रही हैं, सुनो क्या बोल रही, फिर से बोलिए, सुन लीजिए। डिफेक्शन बोलते हैं उसको, उसके लिए कानून आया 85 में, एंटी डिफेक्शन लॉ। नहीं ये सही नहीं है, इसलिए तो कानून बनाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको डिफेक्शन बोलते हैं, दल बदल, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, देखिएगा। अभी बोले साहब साहब ना, अगर प्रेसिडेंट साहब मौका देते हैं, बुलाते हैं किसी पार्टी को, जैसे किसी पार्टी के पास में 210 ही है या 200 है, उसको बुलाएंगे कि आपको मेजॉरिटी गेन करना है। जैसे ये क्या बताए थे वाजपेयी जी के समय में, क्या था 251 ही सीट था इनके पास है पूरा मिलाकर, 21 और जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जोड़िए 272। तो मेजॉरिटी आने के लिए 272 कम से कम चाहिए, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार को 251 था, प्रेसिडेंट साहब को लगा कि 251 है ना, ये 21 एमएलए को, सॉरी एमपी को अपने साथ में जोड़ लेंगे किसी भी तरीके से, बातचीत करके या और भी तरीके से जोड़ लेंगे, मैनेज कर लेंगे, हाँ इनको लगा। लेकिन इन केस मैनेज नहीं हो पाया तो क्या आईटी की गवर्नमेंट चलेगी, उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर होगा कि वो क्या करेंगे, लोकसभा को ही डिसॉल्व कर देंगे, बोले किसी के पास में है ही नहीं। उस केस में प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं कि भाई देखिए हम अपना पूरा बहुमत में नहीं आ सकते हैं, तो आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट साहब डिसॉल्व कर देते हैं, वापस चुनाव होगा, बिल्कुल होगा। लोकसभा भंग का मतलब क्या होता है, दोबारा चुनाव होता है,
सुन लीजिए, यही साहब से बोल रहा है प्रेसिडेंट साहब का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जब किसी भी सरकार को या सॉरी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुमत नहीं मिलता है और वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने लगती है। तो ये बताए तो लगभग 10 साल मोटा मोटी, उससे ज्यादा ही, ठीक है। देखिएगा ईयर क्या बताए थे, 1989 से लेकर 1998 तक लगभग हुआ ना 10-9 साल। इस दौरान क्या होता है, पूरा कोलिशन गवर्नमेंट था और यहां पर प्रेसिडेंट साहब के हाथ में ही था किसको बनाना है, किस पार्टी को बुला के सरकार बनवाना है। समझ गए? ठीक है, आप पूछेंगे सवाल अभी। यहां साफ साफ है, आप देखिए इसको समझिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट द प्रेसिडेंट इज ए फॉर्मल पावर होल्डर एंड सेरेमोनियल हेड ऑफ द नेशन। आगे आके बैठना, बैठ जाओ तीनों, दिक्कत हो रहा देखने में, आ जाओ। For the most part, the president is a formal power holder and a ceremonial head. याद रखो, of the nation. अभी तक पढ़े ना हम लोग कि ceremonial head होते हैं, nominal head होते हैं, मतलब ये नाम क्या होते हैं। लेकिन अभी देखे थे ये नाम के लिए बहुत काम क्या है, खासकर 3 मामले में, discretionary power. You may wonder why. Then do we need a president? जब वो ceremonial head है तो उनकी जरूरत ही क्यों है भाई, जब उन्हीं के नाम का सिक्का चलता है। In a parliamentary system, the council of minister is dependent on the support of the majority. हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सरकार होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो किस पर निर्भर होती है, पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर होती है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि सरकार को टाटा बाय बाय कर देना पड़े, ताकि वो मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है। इसीलिए अगर मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, जैसे बताया ना, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। मतलब उतना सीट उनको चाहिए, उतना नंबर चाहिए। बताया ना 272, 272 से कम लोग आपके जीत क्या है, तो किसी ढंग से आप कोलिशन हाथ मिला के किसी को जोड़ लीजिए। कौन लोग जुड़ेंगे, ऑपोजिशन वाले तो जुड़ेंगे नहीं, तो बचते कौन है, इंडिपेंडेंट वाले कैंडिडेट्स है ना, जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो बचते हैं, उनके साथ में हाथ जोड़ के गठबंधन कर लेते हैं लोग। ठीक है, हो गया। अब उस केस में क्या होता है, कभी कभी कोई मेजोरिटी में नहीं आ पाता है और फ्री प्रूफ नहीं कर पाता, तो उनको हटाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, ठीक है, और यहां पर प्रेसिडेंट ही साहब हटा सकते हैं। तो जनरली प्रेसिडेंट साहब का रोल बहुत सिंपल है ऑर्डिनरी कंडीशन में, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में इनका रोल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। Besides, when no party has a clear-cut majority, the president has the additional responsibility of making a choice and appointing the prime minister to run the government of the country. तो उस सिचुएशन में जब किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलता है, उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, किसी पार्टी को चुनेंगे और उसको बोलेंगे आप सरकार बनाइए। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आमतौर पर नॉर्मल, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल हो जाता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जी का रोल और फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हम आज पढ़े किसके बारे में, प्रेसिडेंट साहब के बारे में, उनके पावर के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में डिटेल में। अगले क्लास में वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना। कहाँ बात हो रहा था तुम्हारा बहुत, ओ